सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है न्यायपालिका की सक्रियता भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान, संघात्मक व्यवस्था, मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। जनहित याचिकाओं ने न्यायिक सक्रियता की स्थिति को जन्म दिया है और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका ने अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। अब न्यायपालिका ने कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय पर भी बल देना प्रारंभ कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जनहित अभियोग PIL के माध्यम से और न्यायिक सक्रियता के आधार पर भारतीय राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को ये चेतावनी दी थी कि गंगा में जो गंदे नाले का पानी न गिराया जाए, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही थी। सामान्य लोगों द्वारा गंगा की पवित्रता की रक्षा करने के लिए दीर्घकाल से ही आंदोलन चलाया जा रहा था। लोगों में काफ़ी इसको लेके असंतोष व्याप्त था और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी था। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम आरक्षण की मांग को खारिज कर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते सबको समान रूप से वहाँ पढ़ने का अधिकार है। कुछ वर्ष पूर्व स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसदों को रिश्वतखोरी के मामले प्रकाश में आए थे और स्पीकर द्वारा जब सांसद सदस्यता से उन्हें निलंबित किया गया था तो इसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप करके कारण बताओ नोटिस स्पीकर को दिया था। ये उचित था, क्योंकि रिश्वतखोरी का कोई ये नई बात नहीं थी। इससे पूर्व भी अनेक समय में ऐसी घटनाएं हुई थी। अनेक सांसद ऐसे हैं जिनके पीछे आपराधिक रिकॉर्ड है, परंतु वे महत्वपूर्ण मंत्री पद पर हैं। भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को भी उजागर करना होगा। किसी विशेष निहित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह बूटा सिंह के गलत निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर करना एक अन्य उदाहरण था। इसी तरह अन्य राज्यपालों के लिए भी वे दलगत राजनीति के दबाव से हटकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करें, ये संदेश न्यायपालिका ने दिया था। फिर जो दोबारा चुनाव कई राज्यों में होते हैं, जिसमें चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये भी समस्या को और जटिल बना देता है। इसी प्रकार ताज कॉरिडोर मामले से संबंधित जो आर्थिक धांधली को न्यायालय ने उजागर कर भ्रष्ट नीतियों पर रोक लगाई है, ये भी न्यायिक सक्रियता का एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। सत्ता में बैठे दल या व्यक्ति द्वारा न्याय की अनदेखी करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। इस पर लगाम लगना अत्यंत आवश्यक है। 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए अपनी पसंद से जब न्यायाधीशों को बैठाया गया ताकि वे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, ये भी एक गलत कदम था। आपातकाल में भी ऐसी अनेक मामले आए जिसमें न्याय के साथ खिलवाड़ की गई। इस पर नियंत्रण आवश्यक था ताकि इस तरह के गतिविधियां भविष्य में ना हो। गोधरा में लगभग 59 लोगों को जलाकर मारे जाने के मामले को बाद में बनर्जी कमीशन ने केवल दुर्घटना मात्र बताया। न्यायालय ने इसकी पुनः विवेचना का कदम उठाया। ये एक महत्वपूर्ण फैसला था। इसी प्रकार पूर्व में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने आग्रह किया था कि चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों के सांसद एकजुट होकर कार्य करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाए, क्योंकि हमारे देश में 130 करोड़ लोगों
की एक बड़ी जनसंख्या है, उसमें एक बड़ी संख्या में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनका उत्थान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपति की ये चेतावनी सांसदों द्वारा अपनी मनमानी को रोकने पर बल देती है और न्यायपालिका भी इनके मनमानेपन पर रोक लगाने का कार्य ही तो जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से करती है। वास्तव में हमारे देश में अगर हम देखें तो दो संकल्पनाएं जो छात्र छात्राओं को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। एक तो है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये है कि अगर कोई निर्णय किसी भी संस्था, किसी भी सार्वजनिक इकाई द्वारा लिया जाता है और वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाता है, तो ऐसे निर्णय को अमान्य घोषित किया जा सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये हो गया न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। दूसरा जो न्यायिक सक्रियता है, यानी जुडिशियल एक्टिविज़म, इसमें क्या है? इसमें न्यायालय सक्रिय होकर जनहित याचिकाओं को संज्ञान में लेते हुए किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा रिक्वेस्ट करने पर किसी भी सार्वजनिक हित के महत्व के विषय पर तत्काल उसे संज्ञान में लेते हुए निर्णय करती है। और इसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमने यद्यपि वेस्टमिनिस्ट्रियल मॉडल को फॉलो करते हुए प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के यूके मॉडल को फॉलो किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के महत्वपूर्ण तत्वों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और इसको धीरे धीरे अब काफ़ी मात्रा में सम्मिलित किया जा रहा भी है। संसदीय लोकतंत्र अगर ठीक से काम करती है तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती न्यायिक सक्रियता की, परंतु राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि न्यायिक सक्रियता आवश्यक हो गई है। न्यायाधीश एच.सी. वर्मा के समय से न्यायिक सक्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई और 1980 के समय में पुलिस हिरासत में अनेक लोगों की मौत हो गई थी, उन पर काफ़ी अत्याचार भी हुए थे, और जो जांच समिति बैठी उसका कार्य भी पक्षपातपूर्ण था। सीबीआई का काम भी सरकार अपनी तरह करवाती थी, अतः न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। जैन डायरी के मामले को भी सरकारी दबाव में बंद कर दिया गया था, जिसे न्यायालय ने दोबारा खोला। सांसद अपने अधिकारों का प्राय दुरुपयोग करते थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायालय को सक्रिय होना ही पड़ा, और ये सरकार को गलत कार्य करने से वास्तव में रोकती है। जैसे बोफोर्स मामले में भी न्यायालय ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे प्रतिरक्षा संबंधित अनियमितताओं का सामना कर सके सक्षम रूप से हमारी न्याय व्यवस्था। ज्ञातव्य है कि इस केस को बार बार दबाया गया। राजनीतिक स्वार्थ और दलीय प्रभाव के कारण ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अहितकारी प्रैक्टिसेस है, जिस पर रोक लगाना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। न्यायालय ने सक्रिय होकर जिम्मेदारी लेकर लोगों के हित का संरक्षण किया है, और जांच एजेंसियां शायद बोफोर्स मामले को दबा देने की ही कोशिश में थी, पर सर्वोच्च न्यायालय ने सतर्कतापूर्वक इसमें हस्तक्षेप किया था। न्यायालय ने सीबीआई किस प्रकार कार्य करे इसके लिए भी कुछ नीति निर्देशित किए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने रथ की सारथी की भूमिका निभाई है, वैसे ही न्यायालय गणतंत्र व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक लगाम का कार्य करती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। जस्टिस वर्मा के अनुसार जो न्यायिक सक्रियता का भी हमें बहुत ही सीरियसली उसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता कोई रामपुरी चाकू तो नहीं है, वरन एक शल्य चिकित्सक का औजार के समान है, जिसका उपयोग जनता के हित में सदे हुए हाथ से ही इस्तेमाल इसका होना चाहिए। इसी तरह के विचार को और आगे रखते हुए जस्टिस पी.एन. भागवती ने कहा था कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने के लिए तथा उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय रूप से भागीदार बन जाना चाहिए, और इस सक्रिय या क्रिया प्रदान दृष्टिकोण को अपनाने के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था के स्वरूप काफ़ी बदल गया है। उसने जनहितकारी विवादों जितने भी आते हैं उसको ध्यान दे रही है, जनहितकारी वादों को मान्यता मिल रही है,
भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर में जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसे सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया। धारा 21 की नवीन व्याख्या की गई कि विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मेनका गांधी के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया था कि सरकार की कार्यविधि भी विवेक सम्मत एक न्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। अब सरकार का दायित्व बन गया है कि वो निर्धन पक्षकार को कानूनी सहायता प्रदान करे। प्रत्येक व्यक्ति निर्धन, असमर्थ, पिछड़े व्यक्ति समूह के लिए न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है और ये वाद राज्य सरकार, सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि धारा 14 का समान कानूनी संरक्षण है वो सबको स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा कि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दिया जाना धारा 24 के अंतर्गत बेकार माना जाएगा। इसने लाखों श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है और ये आगे भी पहुंचाता रहेगा। और साथ ही न्याय का जो अर्थ है अब केवल कानूनी न्याय न होकर संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक आर्थिक न्याय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका के स्वविवेक पर नियंत्रण तो लगाया जाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या कार्यपालिका के स्वविवेक पर नियंत्रण लगाया जाना नहीं चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भी कई कार्य ऐसे किए जाते हैं जो कि सार्वजनिक हित के विपरीत होता है। राज्य के स्वविवेक का आधार संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को होना चाहिए। सार्वजनिक हित के मापदंड को प्रस्तुत करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि न्यायालय अगर सक्रिय नहीं होगी तो संसदीय लोकतंत्र अधिनायक तंत्र में परिणत हो जाएगा। और न्यायाधीश वास्तव में एक ऐसा सृजनात्मक कलाकार है जिसमें न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार अरस्तु और प्लेटो दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक ओर तो वो विधि के शासन का संस्थापक है, तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला वो दार्शनिक राजा भी है। इसी चीज़ को और स्पष्ट करते हुए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए PN भगवती ने बताया कि जनहितकारी विवादों में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार देकर मानव प्रतिष्ठा के विस्तृत अर्थ को ग्रहण करके तथा दुर्बल पक्षकारों को समान धरातल पर लाकर न्यायालय आम जनता की काया पलट करने में योगदान निभाए, ये समय की मांग बन गई है। 2005 में जब झारखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के मामले पर विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गई थी, तो इस न्यायपालिका की सक्रियता को लेकर सर्वप्रथम एक सार्वजनिक बहस शुरू हो गई थी। इससे पूर्व भी जब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के आधारभूत लक्षणों में बदलाव नहीं कर सकती है और एक तरह से न्यायपालिका ही संविधान के वास्तविक संरक्षण की भूमिका निभा रही है और इसका उसे हमेशा से ये भूमिका निभाते रहना होगा, निभाता आया है, निभा रहा है और निभाता रहेगा, इसका उसने स्पष्ट संदेश दिया था। ब्राइस ने भी इस चीज़ को और स्पष्ट किया था कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी हो ही नहीं सकती। और अनुच्छेद 131A के अनुसार तो उच्चतम न्यायालय को केंद्रीय कानून की वैधता जांचने का अधिकार होगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय नागरिकों की कार्यपालिका की जाति से रक्षा करता रहा है और करता रहेगा। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का भी एक आधारभूत लक्षण है। अपराधी रिकॉर्ड वाले लोग उच्च पद पर काम कर रहे हैं तो उनका संसद क्यों बहिष्कार नहीं करती है? संसद के सांसदों में अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों का अलग अलग मापदंड क्यों अपनाया जाता है? ये पक्षपात क्यों होता है? पशु खाद्य मामले, ताज कॉरिडोर मामला, हत्या का कोई मामला,
आदि में फंसे राजनीतिज्ञ नेतागण कैसे सत्ता में बैठे हैं? इस प्रकार भिन्नता क्यों है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। तब संसद जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी तो न्यायपालिका को तो सक्रिय होना ही पड़ेगा। फिर से मैं अपनी बातों को इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी कि महाभारत में जिस प्रकार कृष्ण ने रथ के सारथी की भूमिका निभाई थी, वैसे ही न्यायपालिका गणतंत्र व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक लगाम का कार्य करती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। धन्यवाद।